नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अरविंद सुलानिया, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर। आज आपको मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के बारे में बताऊंगा। जैसा कि हम पहले मोहम्मद बिन तुगलक की दो योजनाओं के बारे में पढ़ चुके हैं, अब मैं शेष रही तीन योजनाओं के बारे में एक एक करके बताऊंगा। सर्वप्रथम हम बात करेंगे खुरासान अभियान। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, जैसा कि हम सब जानते हैं, एक महत्वाकांक्षी शासक था। विदेशों से संपर्क स्थापित होने से उसे मध्य एशिया की राजनीति पर नज़र रखने का मौका मिल गया था। मध्य एशिया की स्थिति इस समय अशांत व अराजकतापूर्ण थी। खुरासान संभवतः ईरान के नियंत्रण में था। अबू सईद के शासनकाल में ईरान की स्थिति दुर्बल हो चुकी थी। वहाँ षड्यंत्रकारी सत्ता पलटने का प्रयास कर रहे थे। मंगोल नेता तरमशीरी तथा मिस्र के शासक भी ईरान पर अपना प्रभाव जमाना चाहते थे। ईरान तथा खुरासान से अनेक राजकुमार दिल्ली आए। उन्होंने सुल्तान को विश्वास दिलाया कि वह आसानी से खुरासान पर विजय प्राप्त कर सकता है। मध्य एशिया की राजनीति में इस समय एक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी, जिसका लाभ सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक उठाना चाहता था। इसी बीच मोहम्मद बिन तुगलक, तरमशीरी और मिस्र के शासक के बीच मैत्री भी स्थापित हो चुकी थी। इसी का लाभ उठाकर सुल्तान ने खुरासान पर आक्रमण करने की योजना बनाई। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार कुछ विदेशी अमीरों की सलाह पर मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान और ईरान विजय की योजना बनाई। इसके लिए कहा जाता है कि उसने 3,70,000 सैनिकों की एक विशाल सेना का गठन कर लिया। इन सैनिकों को उसने एक साल का अग्रिम वेतन भी दे दिया, लेकिन यह योजना आरंभ नहीं की जा सकी। सेना कूच करने से पहले ही मध्य एशिया की राजनीति में परिवर्तन हो चुका था। तरमशीरी को पद से हटा दिया गया था और मिस्र और ईरान के मध्य संधि हो चुकी थी। इस कारण मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी यह योजना त्यागनी पड़ी। इस योजना से सुल्तान को काफ़ी हानि उठानी पड़ी। प्रथम, आर्थिक दृष्टि से राज्य का इस पर बड़ा प्रभाव पड़ा और राज्य को बहुत अधिक नुकसान हुआ, क्योंकि इतनी बड़ी विशाल सेना को एक वर्ष भर का वेतन मुफ्त में ही देना पड़ा। दूसरा, सेना से निकाले गए सैनिकों के सामने बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई और उन्होंने देश में असंतोष का वातावरण उत्पन्न कर दिया। जनता में सुल्तान की छवि भी खराब हो चुकी थी। वास्तव में यह योजना मूल रूप से ही दोषपूर्ण थी। राज्य के साधनों पर अत्यधिक भार डालने बिना इतने दूरस्थ प्रदेश को जीतना संभव नहीं था, और यदि जीत भी लिया जाता तो लंबे समय तक उस पर अधिकार बनाए रखना संभव नहीं था। इस प्रकार हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की प्रथम दो योजनाओं के समान खुरासान अभियान की योजना भी असफल हो गई। अब हम बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की कराचील अभियान। कुछ इतिहासकारों ने कराजल को कराचिल के नाम से भी पुकारा है। कराजल राज्य हिमालय के तराई में स्थित आधुनिक कुमाऊं जिले में था। तत्कालीन इतिहासकारों द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के कराजल पर अभियान के अलग अलग कारण बताए जाते हैं, किंतु हमें इब्न बतूता का कथन अधिक सही प्रतीत होता है। इब्न बतूता के अनुसार इस क्षेत्र पर अधिकार करना सुल्तान की सीमांत नीति का एक भाग था, जिसका उद्देश्य उत्तर में किलाबंदी की श्रृंखला पूर्ण करना था। वास्तव में सुल्तान उत्तर की तरफ से अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर देना चाहता था और इसके लिए वह हिमालय की तराई में स्थित राजपूत राज्यों पर अपना अधिकार स्थापित कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना आवश्यक समझता था। किंतु इब्न बतूता से ऐसा ज्ञात होता है कि हिमालय की तराई में स्थित स्वतंत्र राजपूत राज्यों पर चीनी अतिक्रमणकारियों ने मोहम्मद बिन तुगलक को चिंतित कर दिया था। कराजल पर अभियान के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने भतीजे खुसरो मलिक की अधीनता में 10,000 की एक सेना भेजी। उसने खुसरो मलिक को स्पष्ट रूप से यह कह दिया था कि सैनिक कार्रवाई कहाँ तक करनी है और कहाँ सेना को रुकना है। खुसरो मलिक ने जिद्दा पर अधिकार कर लिया। सुल्तान ने उसको जिद्दा से आगे न बढ़ने का आदेश दिया था, किंतु अपनी सफलता से उत्साहित होकर
सुल्तान के आदेशों की परवाह न करते हुए उसने तिब्बत की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दिया था। किंतु शीघ्र ही वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी थी और सेना में बीमारी फैल गई थी। यही नहीं, पहाड़ी के निवासियों ने विशाल पत्थरों के खंड ऊपर से ही सेना पर फेंकना प्रारंभ कर दिया था, जिससे सारी सेना नष्ट हो चुकी थी। इब्ने बतूता के अनुसार केवल 3 सैनिक ही बचकर दिल्ली वापस लौट पाए थे। यद्यपि इस विपत्ति के लिए पूरी तरह से खुसरो मलिक जिम्मेदार था, किंतु इसके लिए सुल्तान को बिल्कुल भी दोष नहीं दिया जाना भी उचित नहीं होगा। किंतु फिर भी उसे उसके परिणामों का सामना करना पड़ा। उसकी बहुत बड़ी सेना इस दुर्घटना में नष्ट हो चुकी थी। दूसरी ओर जनता में मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध भारी असंतोष भी उत्पन्न हो चुका था। इस प्रकार हम देखते हैं कि खुरासान अभियान के समान ही कराची या कराजल अभियान भी असफल रहा, जिसके कारण सुल्तान की प्रतिष्ठा अत्यधिक गिर गई। अब हम बात करेंगे दोआब में कर वृद्धि। अलाउद्दीन खिलजी के पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक ही ऐसा शासक था जिसने भू राजस्व व्यवस्था की तरफ ध्यान दिया। उसके समय राजस्व विभाग में अनेक अनियमितता उत्पन्न हो गई थी। इन्हीं को दूर करने का उपाय उसने सोचा। सूबों से प्राप्त होने वाली आय और व्यय का उचित ढंग से हिसाब रखने की व्यवस्था की गई। सूबेदारों को भी आदेश दिया गया कि वह समय समय पर लगान वसूल करके उसका हिसाब सुल्तान को भेजें, जिसके हिसाब की उसने कड़ाई से जांच पड़ताल करवाई। फसलों सभी जगह से नियमित तौर पर लगान प्राप्त होने लगा। अब हम बात करेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में कर वृद्धि क्यों की। क्योंकि दोआब में कर वृद्धि इस कारण की गई क्योंकि दोआब इस प्रकार के प्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त प्रदेश था। यहाँ उत्पादन अधिक होता था और यहाँ के किसान बढ़ी हुई कर की मात्रा का भाव उठाने में सक्षम थे। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दोआब में 10 से 20 गुना करों में वृद्धि कर दी गई, किंतु बर्नी का यह कथन अतिशयोक्तिपूर्ण है और मोरलैंड, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद और डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी जैसे सभी आधुनिक इतिहासकार इसे स्वीकार नहीं करते। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी का मानना है कि करों में यह वृद्धि संभवतः 5 से 10% तक ही रही होगी। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी आगे लिखते हैं कि चूंकि भूमि कर की दर पहले ही बहुत अधिक थी, अतः भूमि कर में और अधिक वृद्धि करना उचित नहीं समझा गया। इसके लिए या तो कुछ पुराने करों को पुनः लागू कर दिया गया या नए कर लगाए गए। किंतु जियाउद्दीन बनी ने इस प्रकार के करों की कोई सूची हमें नहीं दी है, जिसके बिना यह पता लगाना संभव नहीं है कि सुल्तान ने कौन कौन से नए कर लगाए। किंतु इस विषय में तारीख मुबारक शाही का लेखक हमारी काफ़ी मदद करते हैं और सुल्तान द्वारा लगाए गए गृह कर और चारागाह कर को उल्लेख करते हैं और लिखते हैं कि इसके लिए जानवरों को दागा गया और किसानों के घरों पर नंबर लगाए गए। इन बढ़े हुए करों को दोआब की जनता ने निश्चित रूप से पसंद नहीं किया और दुर्भाग्यवश इसी वर्ष दोआब में भयंकर अकाल पड़ गया, जिसके फलस्वरूप किसानों की दशा अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। नए करों को चुकाना तो दूर, वह भूमि कर चुकाने में भी अपने आप को सहज नहीं पा रहे थे। और जब ऐसी स्थिति में राजस्व अधिकारियों ने करों को वसूल करने के लिए कठोरता बरती, तो किसान राज्य कर्मचारियों के अत्याचारों से तंग आकर अपने गांव व खेतों को छोड़कर जंगलों में भाग गए। जब सुल्तान को इस बात की सूचना दी गई कि दोआब की जनता ने विद्रोह कर दिया है और किसी प्रकार के करों को चुकाना वो नहीं चाहती है, तो सुल्तान सेना लेकर दोआब गया और जनता को कड़ा दंड दिया। किंतु जब उसको वास्तविक स्थिति का पता चला, तो उसने जाना कि दोआब में भयंकर अकाल पड़ा है और सारी फसल चौपट हो गई है तथा जनता करों को देने में अपने आप को असमर्थ पा रही है। तो उसने किसानों को कष्टों को दूर करने के लिए प्रयास किया। उसने हल, बीज, बैल खरीदने के लिए लगभग 2 करोड़ टके की राशि तब कृषि ऋण के रूप में दी, जो फिर कभी वापस वसूल नहीं की गई। बढ़ाए हुए करों को भी उसने वापस ले लिया। इस प्रकार दोआब में कर वृद्धि की योजना पूर्णतः असफल हो चुकी थी। सरकार को इससे बहुत अधिक आर्थिक नुकसान भी हुआ
और इससे सुल्तान की बदनामी भी हुई। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक की दोआब में कर वृद्धि की योजना भी असफल हो गई। डॉक्टर ए आर श्रीवास्तव भी लिखते हैं कि बाद में सुल्तान ने किसानों को बीज बैल आदि दिए, सिंचाई के लिए कुएं और नहरें खुदवाई, परंतु उससे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि ये सहायता कार्य देर से किए गए और इस सहायता का प्रयोग किसानों की क्षतिपूर्ति के लिए किया गया। इसके अतिरिक्त मकान व चारागाहकरों को जो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात त्याग दिए गए थे, सर्वदा ही घृणा के पात्र थे। सुल्तान की इस नीति से राज्य की आय में कोई वृद्धि नहीं हुई और वो अपने प्रजा में भी बदनाम हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो नई 5 योजनाएं लगाई, वह चारों पांचों योजनाएं असफल हो गई। यद्यपि ये योजनाएं अच्छी थी, परंतु सुल्तान इन योजनाओं को ढंग से लागू नहीं करा पाया और जनता को इन योजनाओं का महत्व नहीं समझ पाया। इस कारण जनता से सहयोग प्राप्त न होने के कारण मोहम्मद बिन तुगलक की 500 योजनाएं असफल हो गई, जिसका आर्थिक नुकसान राज्य को उस सुल्तान को बदनामी के रूप में झेलना पड़ा। धन्यवाद।